यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी की क्विज की मैराथन क्लासेस। क्योंकि देखो, जैसे कि आपको पता है कि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो इस समय जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। और अगर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे हो तो बात ही कुछ और है। ठीक है, तो ऐसे क्लासेज अब हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं कि जिस क्लास में मैथ और रीजनिंग दोनों के ही क्वेश्चन होंगे। पहले क्या होता था कि मैथ की क्लास अलग डाली, मैथ रीजनिंग की क्लास अलग डाली, तो इतना टाइम नहीं है भाई। अब क्या है, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है। तो टॉप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस पैटर्न पे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को अब हम आपको कराने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन भाई सिलोजिज्म का है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। बड़ा ही प्यारा और मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। ये सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। स्टेटमेंट है आपके सामने, स्टेटमेंट दिया गया है और आपके नीचे दो कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कुछ सीबी हैं और दूसरा हमें दिया गया है कुछ सी ए हैं या कुछ ए सी हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में कंक्लूजन दिया गया है। पहला कंक्लूजन आपसे पूछा गया कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, और दूसरा हमें दिया गया कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी। ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को। भाई साहब, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, ऐसे आनो हमें बी और ए में रिलेशन करना है। तो ढूंढिए कथन में बी और ए कहाँ कहाँ दिए गए हैं। तो बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो पहले कथन को दूसरे से जोड़ना पड़ेगा। कैसे आनो, दूसरे कथन को या पहले कथन को दूसरे को जोड़ने के लिए हमें कॉमन टर्म चाहिए। कॉमन टर्म है सी। ठीक है, कॉमन टर्म मिल गई, लेकिन कंडीशन ये है कि कॉमन के साथ में कम से कम एक बार ऑल या नो होना जरूरी है। तो यहां पे तो सम है और यहां पे भी क्या है, यहां पे भी सम छुपा हुआ है। कैसे पता लगा? अरे कुछ ए सी हैं तो कुछ सी ए हैं। क्लियर है क्या? चलिए, तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। कनेक्ट कब होते हैं, ध्यान रखना, टू स्टेटमेंट, दो कथन जब ही जुड़ेंगे जब एक कॉमन हो और उस कॉमन के साथ में एक बार या दोनों बार या तो ऑल दिया गया हो या नो, मतलब या तो सभी हो या नहीं हो, तभी जुड़ता है। इसलिए ए और बी में कोई भी संबंध नहीं हो सकता है। ए और बी में कोई भी संबंध नहीं हो सकता है। अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू जाना चाहते हैं तो देखिए जरा ध्यान से आप लोग, कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, और दूसरा बनाएंगे कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। तो ए और बी में हम रिलेशन नहीं कर पाएंगे। पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं बट डायरेक्टली रिलेशंस नहीं होगा, इसलिए दोनों गलत हो गए। लेकिन अब दोनों गलत हो गए तो यहां पे केस देखना पड़ेगा आइदर और वाला। आइदर और क्या होता है सर? अरे कई बार ऑप्शन में देखा होगा ना, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरित करता है। उस केस में यह चीज बनती है कि दोनों निष्कर्ष गलत हों, केस नंबर पहला। दूसरा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो। तीसरा है एक कथन धनात्मक एक कथन ऋणात्मक हो। तो सर तीन में से दो ही फॉलो हुई, कौन सी फॉलो हो गई? दोनों गलत हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, दो ही फॉलो हुई। तीसरी कौन सी फॉलो नहीं हो रही है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान नहीं है। यहां पे बी है, यहां पे ए है, यहां पे ए है, यहां पे बी है, ये समान नहीं है। यहां पे बी है तो यहां पे भी बी होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज देखिए आप, यहां पे कुछ भी ए हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कुछ ए बी हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ बी ए है, इसको लिख सकता हूं कुछ ए बी हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पहले भी यहां पे कुछ था, सम था, अभी भी सम है। ठीक है, तो अगर चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं है तो हम चेंज करेंगे। क्लियर है क्या? अब तीनों केस फॉलो हो गए तो इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं बोलोगे कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, नहीं। इसका आंसर बोलेंगे या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरित करता है।
आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्लियर है क्या? चलिए फटाफट से सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सेकंड क्वेश्चन है भाई कथन और कार्यवाही का, कॉज ऑफ एक्शन का है भाई, और रेलवे एनटीपीसी को स्टेटमेंट कंक्लूजन से बहुत प्यार है ना, बहुत ज्यादा प्यार है। तो भाई मैं चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएं, और मैं भी मेरी तरफ से कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा कि एग्जामिनर आपको कहां कहां बेवकूफ बना सकता है, आपको बेवकूफ नहीं बनना है। चलिए कथन हमारे पास में दिया गया है, एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अस्वीकृति आवेदकों के माता पिता को वह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई हुई है। कार्रवाई पहले, स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश संबंधित वस्तुनिष्ठ मापदंड कर तत्काल दर्शाने चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों के समावेश के लिए स्कूल प्राधिकारी को उस क्षेत्र में दूसरा स्कूल खोलना चाहिए। आपको एक कथन दिया गया है, कथन में समस्या है, एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, बहुत सारे पेरेंट्स उनके साथ में आ गए, वो बोलते हैं मेरे बच्चों का एडमिशन लो, मेरे बच्चे का एडमिशन लो, मेरे चाचा विधायक गए हैं, कैसे नहीं लोगे आप? बड़ी दिक्कत हो गई प्रधानाचार्य को, टीचर्स को। तो आप मान लीजिए वहां पे मौजूद हैं, स्कूल के स्टाफ हैं या प्रिंसिपल हैं, तो आपके सामने समस्या आ गई, आप क्या करेंगे? पहली कार्रवाई दी गई है कि भाई आप एक वस्तुनिष्ठ मतलब एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू एक पेपर लीजिए, जो भी काबिल हो और टॉप रैंक में आ रहा हो उन्हीं का एडमिशन लीजिए, पहली चीज। दूसरा ये है आप उनको बोलिए, जो बोल रहे हैं ना कि मेरे चाचा विधायक हैं, कैसे नहीं कराओगे एडमिशन आप, उनको बोलिए अजी साहब आपका ये स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं है, कल की कल स्कूल खोल देंगे, कल की कल स्कूल खोल देंगे। अरे ये कोई बात हुई कल की कल स्कूल खोल देंगे? तो ये बेतुकी बातें हैं, और इतनी जल्दी स्कूल खोल देंगे? हाँ नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड कंक्लूजन, सेकंड कार्रवाई बिल्कुल गलत है। हाँ पहली सही है कि भाई आप बिल्कुल एमसीक्यू कराइए, टेस्ट कराइए, जो काबिल है उसका एडमिशन लीजिए, बाकी मत लीजिए। क्लियर है क्या? तो फर्स्ट कॉज ऑफ एक्शंस फॉलो। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन आपका आ गया अल्फाबेट टेस्ट है। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। आपको बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को, प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को उल्टा कर दिया जाए तो बताइए बाएं से 90 अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? तो भाई 2 क्वाड्रेंट होते हैं, हमने पढ़ा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज A to M, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट इज N to Z। द्वितीय अर्धांश होता है N से लेकर Z तक। क्लियर है क्या? 2 अर्धांश होते हैं। ठीक है, पहला अर्धांश A से M, दूसरा N से Z। बोला गया दोनों को उल्टा कर दो। ठीक है भाई, सब दोनों को उल्टा कर देते हैं, आपकी मर्जी चलेगी यहाँ पे। तो दोनों को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? M से A, दूसरा क्या आएगा? Z से N। क्लियर है क्या? और दोनों को उल्टा करने के बाद बोला गया बाएं से 90 के दाएं 10, ऐसा बोला गया। लेफ्ट हैंड साइड, तो अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट हैंड साइड इधर से होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड 9 और इसके राइट जाना पड़ेगा कितना? 10। क्लियर है क्या? तो कुल बात यह है कि 9 + 10 कितना जाना है? 19 जाना है आपको। इधर से आपको कितना चलना पड़ेगा? टोटल 19 चलना पड़ेगा। 19 कहां से है? अरे भाई साहब यहां से 9 जाओगे और फिर दाएं जाओगे तो दाएं इधर ही होगा अक्षर का। क्लियर है क्या? चलिए, तो 19 जाना है। तो मुझे पता है कि एक क्वाड्रेंट में टोटल 13 लेटर होते हैं, 13 अक्षर होते हैं। 13 खत्म, उसके बाद मुझे 6 चलना है। तो एक Z से पहले Y, Y से पहले X, X से पहले W, W से पहले V और V से पहले U। क्लियर है क्या? तो U हमारे पास में आ गया है, इसका परफेक्टली राइट आंसर। एक तरीका ये है। दूसरा आप सीधा सा कर सकते हैं यार, यहाँ पे आपको पता है कि Z से जाने हैं ऐसे नो, तो Z कितने पे आता है? 26 पे आता है। Z कितने पे आता है आपका? 26 पे आता है। तो 26 तो ये खुद है ही, इसको इंक्लूड आपने कर ही लिया, इसमें से 5 कम कर दो, 21 आ गया। 21 पे क्या आता है? U आता है। तो U परफेक्टली राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही आंसर था इस क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। यस, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ब्लड रिलेशन से। भाई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, एक इंस्ट्रक्शंस के आधार पे आएगा
है ना, कोई आपको ऐसे निर्देश दिए जाएंगे। एक आएगा इंट्रोडक्शंस के बेसिस से, परिचय कराएगा कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि गौर से देखिए इस तस्वीर को, हाँ ये तस्वीर मेरे दादा के पिता के पुत्र के मामा के भांजे की बेटी है। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने है कि यदि P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, प्लस का मतलब है P Q का पिता है। ठीक है, मैं सीधा कर देता हूं, आपको वहां पे लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद में Q एट द रेट Q का अर्थ है P Q की बहन है, P हैज Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, P डॉलर Q का अर्थ है P Q की माँ है, और P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q की पुत्री है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपको बताना है कि K का L से क्या संबंध होगा। K का L से क्या संबंध होगा, जल्दी से बता दीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना मिस्टेक किए हुए। क्या बोलेंगे? चलिए, तो भाई साहब हमारे पास में क्वेश्चन है K परसेंटेज W डॉलर Z एट द रेट E प्लस L, यस या नो। हमें पूछा गया कि K का L से क्या रिलेशन है और इन कुछ चिन्हों को कुछ यहाँ पे कोडिंग किया गया है। बोला गया है कि परसेंटेज का मतलब है P Q का पुत्र है, K पुत्र है W का। तो भाई अगर K पुत्र है तो मेल है, तो मेल है तो प्लस लगाएंगे। तो W कौन है? इसके फादर मदर हैं, तो फादर मदर बड़े लोगों को हम ऊपर रखते हैं। लेकिन ये क्लियरिफाई है यहाँ पे कि पुत्र है ये, ठीक है, ये सन है इसका। उसके बाद में डॉलर का मतलब बोला गया था माँ, W Z की माँ है, W माँ है, फीमेल है W, किसकी माँ है? Z की, तो Z इसका बच्चा होगा, या तो बेटी होगी या बेटा होगा। ठीक है, एट द रेट का मतलब बोला गया था बहन, Z बहन E की, Z बहन मतलब फीमेल, किसकी बहन? E की, तो भाई बहन लाइन में, तो ये सिस्टर है। और प्लस का मतलब बोला गया है भाई आपको पिता, E पिता है L का, E फादर है, E मेल है, किसका फादर है? L का, तो L इसके बच्चे होंगे। ठीक है, लेकिन ये तो फादर कंफर्म हो गया। तो हमसे पूछा गया कि K का L से क्या संबंध है, मेरा आपसे क्या संबंध है। तो आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, मेरा आपसे क्या संबंध है। तो मैं आपका टीचर हूं, आप बोलोगे टीचर, ऐसा नो। उसी तरीके से K का L से क्या संबंध है, मतलब L K को क्या बुलाएगा, L K को क्या बुलाएगा, ये फाइंड आउट करना है, ऐसा नो। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे फटाफट से। L के पिता E, पिता की बहन बुआ, और बुआ की माँ दादी, और दादी का पुत्र चाचा, तो क्या बुलाएंगे? अंकल बुलाएंगे, चाचा जी, अंकल जी। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ गया भाई, नंबर सीरीज का है, मजेदार, जबरदस्त, खतरनाक क्वेश्चन है भाई ये। बताइए फटाफट से क्या बोलेंगे। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 17/9। कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से भी डाले हैं इसमें, जिससे कि थोड़ा सा और अपन स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकें। 1-2 क्वेश्चन बस लेवल का ध्यान में रखते हुए किया गया है, इतना ज़्यादा लेवल इंक्रीज नहीं किया है। और देखिए भाई, सिलेक्शन लेना है तो मैथ रीजनिंग में आपको 95% स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मजा आएगा। देखो 60 नंबर की मैथ रीजनिंग आ रही है यहाँ पे, 30, तो 60 नंबर लाना है आपको 100 में से। 100 में से 60 नंबर मैथ रीजनिंग में अच्छे से स्कोर करना है, बाकी 40 नंबर जीके है। आपको पता है कि 40 में से 40 लाना बड़ा ही खांडे की धार है ना। नहीं ला पाओगे इतने नंबर, है ना, ये सत्य है, कड़वा सत्य है।
तो जो स्कोरिंग है वो मैथ रीजनिंग है, ठीक है, कि भाई मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो भाई हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको हमें देखना है कि क्या लॉजिक है। तो जरा ध्यान से देखिए, 17 से 9 कैसे बना सकते हैं भाई। अगर 17 में हम आधे या 2 का भाग दे दें तो क्या होगा, 8.5। कितने की कमी, आधे की कमी, जितने की कमी जोड़ दो, मतलब 17 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 का भाग दे दिया, एक ही बात है, और उसमें हमने 1/2 ही जोड़ दिया, आधा से गुणा करके आधा ही जोड़ दिया तो 9 आ गया। उसके बाद में क्या करें पता नहीं। तो सीरीज ये कहती है कि अगर यहाँ पे आधा है तो यहाँ पे 1 करके देखिए और 1 ही जोड़िए, जैसे आनो आधे के बाद में 1, 9 एकम 9 + 1 10 बन रही है। उसके बाद में सीरीज ये कहती है कि अगर आपने यहाँ पे 1 से किया तो यहाँ पे 1.5 से कीजिए, तो 10 का 1.5 गुना 15 होता है, और 15 में मैंने 1.5 जोड़ा तो कितना होगा, 16.5 होगा। बिल्कुल सही जा रहा है अपन। उसके बाद में 2 से गुणा करेंगे और 2 ही जोड़ेंगे, तो इसको 2 से गुणा कीजिए, क्या आएगा 33, 33 + 2 35, बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद में 2.5 से गुणा करेंगे और 2.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 90 आएगा। तो परफेक्टली सीरीज बन गई है और आंसर क्या आ गया है 10, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन HCF और LCM से है भाई। ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 101% एग्जाम में आएगा, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो घोट के पी जाओ, आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है दो संख्याओं का मैसा लैसा दिया गया है 7 और 140, और संख्या दी गई है 20 और 45 के बीच में। तो संख्याओं का योग बता दीजिए। HCF is 7, LCM is 140, नंबर इज 20 to 45 के मिडिल में, ऐसा ही कुछ है ना। ऐसा ही है। तो भाई HCF क्या होता है, कॉमन नंबर होता है। तो मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो संख्या क्या होगी 7x होगी, 7y होगी, और इनका मल्टीप्लाई दिया गया है 140, ये LCM होता है, ठीक है। तो यहां से 7 कॉमन लेंगे, 7xy इक्वल्स टू 140, क्लियर है क्या। तो xy इक्वल्स टू 20, मतलब हमें x और y के ऐसे ऐसे भाज्य क्या बोलते हैं पेयर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 20 आए, और वो संख्या 20 और 45 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर मैं x मान लूं 5 और y मान लूं 4, एक तो ये पेयर बन रहा है, ठीक है। और क्या पेयर बना सकते हैं बताओ, 2 गुणा 10, ये तो कॉमन हो गया, 3 से बनेगा नहीं, 4 से बना लिया, 5 से बन गया, ठीक है, 6 से नहीं बनेगा, उसके बाद में 7 से नहीं बनेगा, तो 5 और 4 ही बना लेते हैं, ठीक है। ये कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं होनी चाहिए इसमें, इनमें से कुछ भी अंक कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 5 और 4 चेक कीजिए। अब भाई ये 7x था, x की वैल्यू मिल गई है, तो 7 पंजू 35, x की वैल्यू 35, और ये 7y था, 7 चौक 28। क्या ये दोनों संख्या 20 और 45 के बीच में आ रही है? बिल्कुल, ये दोनों संख्या 20 और 45 के बीच में आ रही है। हमें बताना था इनका योग, इनको जोड़िए, 8 + 5 13, 1 और 6 63, 63 बिल्कुल सही आंसर था, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अरे देखो, ऐसे क्वेश्चंस को ना पढ़ना नहीं होता, सीधा आंसर टेकना होता है, ठीक है। मतलब देखा क्वेश्चन को और आंसर दे दिया। दो संख्याओं का डिफरेंस दिया गया है और बताया गया है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। तो छोटी संख्या 20 है तो बड़ी बात ज्ञात करो। अरे हमें छोटी दी गई है 20 और हमें क्या निकालना है, हमें बड़ी संख्या निकालनी है, ऐसे अनु। तो एक चीज सोचो, इन दोनों का अंतर कितना परसेंट है, 20% है। इसका मतलब यहां पे जो भी बड़ी संख्या होगी वो इससे 20% क्या होगी, अधिक होगी। मतलब ये 80% होगी और ये कितनी होगी 100% होगी। सीधी सी बात है ना। अरे ये 80% है और हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है, निकाल दीजिए, ठीक है। ये कितना परसेंट है, 80% है।
निकालना कितना आपको 100%, और दिया कितना गया है 20 संख्या, खत्म कहानी। क्लियर? 0 से हमने क्या कैंसिल आउट किया 0, फिर इसको कैंसिल आउट किया 4 से, तो क्या आएगा 25 आंसर। कर सकते हैं, जो चीज़ निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, जो चीज़ गिवन होती है उसको नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो नंबर है, सीधी सी बात है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शंस की हेल्प से कर लेना ऐसे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 900 क्या हो रही है 20 हो रही है। यदि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 3% बढ़ा दिया जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक राशि है जो 800 रुपए में, ठीक है, 3 वर्ष में इंटरेस्ट दिया नहीं गया, निकाल लेंगे। 3 वर्ष में कितनी हो रही है ये 120 हो रही है, जैसे ना। अरे 800 से 9 to 0 हो गई तो 120 ही तो हो गई ब्याज, जैसे ना, ये ब्याज ही तो होता है P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100, यही हुआ। ठीक है, अब भाई सीधी सीधी बात, उसको कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, इसको इससे काट देते हैं, ठीक है, और 8 पंचो 40, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया वो आया 5%। मतलब अभी तक जो इंटरेस्ट था हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना था 5 ही था। लेकिन भाई साहब क्वेश्चन में बोला गया कि अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, कि भाई ये जो है अब 3% बढ़ा दो, तो अब कितना होगा, अब 8% हो जाएगा। और प्रिंसिपल हमें वही सेम रखना है, कितना 800। ठीक है, दूसरी चीज टाइम जो रखना है वो रखना है 3 इयर्स। अरे तो एक चीज देखिए, 1 साल में 8%, तो 3 साल में कितना परसेंट 24%। तो सीधी सी बात यह है कि आपको 800 का क्या निकालना है 24% निकालना है। तो सीधा सीधा निकाल दो ना, 800 का 10% 80 होता है, 80 होता है 10%, तो 20% क्या होगा 160। तो ये तो क्या हो गया 20% हो गया। अब कितना बच गया 4%। अरे 800 का 1% होता है 8, तो 8 चौक 32 हो गया आपका 4%। ठीक है, तो 192 इंक्रीज हो जाएगी। मतलब 800 प्लस 192, 800 में 192 जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी 992। परफेक्टली राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है रेशियो से। हमें बोला गया है कि ए और बी की आय 4:3 के अनुपात में है और उनका वार्षिक वार्षिक खर्च 3:2 में है। यदि प्रति वर्ष 60,000 की बचत होती है तो वार्षिक आय ज्ञात करें। भाई मुझे ये बताइए, अगर आपको आपकी इनकम निकालनी है, अगर आपको आपकी इनकम निकालनी है तो क्या क्या आपको इसमें लेना होगा। एक तो आपके खर्चे, कि आपने कितना खर्च किया और कितना बचाया, बचत, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इक्वल्स टू इनकम, यस या नो, तभी निकलेगी। ठीक है, तो आपको यहां पे बोला गया है कि आपकी जो आय है वो है 4:3 में और जो खर्चे का अनुपात है वो 3:2 में है। तो आप इसको इस तरीके से डोनेट कर सकते हैं कि भाई 4x माइनस, अगर हम 60,000 ले लेते हैं, अपॉन दूसरा रेशियो हमारे पास में क्या गिवन है 3x माइनस 60,000, शॉर्टकट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, 3/2, इस तरीके से, जैसे नो 3/2। तो हम जब इसको इधर लेके जाएंगे तो वो इक्वल हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इसलिए हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस आएगी वैल्यू। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ से। तो भाई यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x और यहाँ से आएगा 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद में यहाँ से आएगा 9x माइनस 1,80,000। इसको इधर लाओगे ये x बचेगा और यहां से 1,80,000 में से 1,20,000 गए तो 60,000 ही बचेगा। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 60,000 आई। लेकिन हमें क्या निकालनी थी, हमें a की इनकम निकालनी थी। तो a की जो आय है वो किस अनुपात में है 4:3 में थी, 4x/3x में थी, ऐसे नो। तो 4x थी ये, तो x की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है।
तो ए की जो इनकम होगी वो क्या होगी, 60,000 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को होगा 24, 2,40,000, ठीक है, 2.4 लाख, 2,40,000 ऑप्शन नंबर सी में है, परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बड़ा ही मजेदार जबरदस्त, ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन है, दो स्थानों से आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एस से आर तक जा रही है और उसी तरीके से रोमिता आर से एस की ओर आ रही है किसी चाल से, मतलब कोई चाल दी नहीं गई है। तो बताइए 6 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिल लेते हैं, तो आपको रोमिता की जो स्पीड है वो बतानी है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आपको डिस्टेंस गिवन है 42 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 42 किलोमीटर, यस या नो, क्लियर। यहाँ से कोई आ रहा है जिसकी रफ्तार है 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से कोई आ रहा है जिसकी हमें पता नहीं है x किलोमीटर पर आवर, और हमें यहाँ से चलना था 6 ओवर, ठीक है। तो हमें इसकी स्पीड बतानी है, ऐसे नो। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला है, जैसे कि हमें निकालना है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई अगर आपको आपकी स्पीड निकालनी है तो देखिए भाई कितने किलोमीटर चले और अपॉन मतलब कितने घंटे में चले, तो भाग दे दीजिए। तो उसी तरीके से डिस्टेंस, स्पीड हमारी कितनी है 4, दूसरी क्या है x 4 किलोमीटर पर आवर एंड x, डिस्टेंस कितनी है 42, और टाइम कितना लिया हमने 6 घंटे। सोल्व करेंगे, 6 तो 42, तो 4 + x इक्वल्स टू 7, सो x की स्पीड आ गई 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर किस में है ये, 3 किलोमीटर पर आवर है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो स्टूडेंट्स ये था आज के क्विज के टॉप इंपॉर्टेंट्स प्रीवियस के 10 क्वेश्चंस। तो अगर आपको इसी तरीके से क्विज चाहिए और डेली इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, रेलवे एनटीपीसी के, और रिव्यू हम कर ही रहे हैं सेंटर्स पे जाके कैसा एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो हम डालें, जो भी क्लास या फिर कोई भी रिव्यू का या फिर कोई भी अमेजिंग ट्रिक्स हम डालें तो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।